जब कभी किसी घने जंगल से हम गुजर रहे हों और सूखे पत्तों पर सरसराहट की आवाज आए तो शरीर में एकदम से एक सिहरन सी दौड़ जाती है। मतलब एक अजीब सा खौफ पैदा होता है कि कहीं उस झाड़ी के पीछे दुनिया का सबसे लंबा और खतरनाक जहरीला सांप तो नहीं छिपा है। हाँ बिल्कुल, और वो खौफ लाजमी भी है ना? एक ऐसा जीव जिसका सिर्फ एक बाइट, मतलब एक बार का डसना ही 20 इंसानों या फिर एक विशालकाय हाथी तक की जान लेने के लिए काफी है। हाँ। और जो हवा में सीधा उठकर किसी इंसान की आंखों में आंखें डालकर देख सकता है। ये छवि ही अपने आप में बहुत डरावनी है। मतलब सदियों से इंसानों ने इस जीव को सिर्फ एक खतरे या एक अंधी हत्यारी मशीन के रूप में ही देखा है। बिल्कुल, लेकिन आज ना इस छवि को बदलने का समय आ गया है। आज की इस गहन चर्चा में, यानी हमारी इस डीप डाइव में, हमारा मिशन इसी खौफ के पीछे छिपे विज्ञान और इकोसिस्टम को समझना है। जी। तो हमारे पास इन्फिनिटी स्ट्रीम की एक बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री का ट्रांसक्रिप्ट है और इसी के आधार पर आज हम किंग कोबरा के इर्द गिर्द बुने गए इस डर के पर्दों को हटाएंगे। और पता है, इस डॉक्यूमेंट्री के डेटा का जब मैंने विश्लेषण किया तो एक बात बहुत स्पष्ट हो गई। क्या? अगर हम सिर्फ इसके जहर और इसके आकार पर ही ध्यान देंगे ना, तो प्रकृति के एक बहुत बड़े चमत्कार को नजरअंदाज कर देंगे। मतलब ये जीव कोई हत्यारी मशीन नहीं है। असल में ये हमारे पर्यावरण का एक बेहद संतुलित, समझदार और जिम्मेदार हिस्सा है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल बेसिक सवाल से करते हैं। आखिर इसे किंग यानी राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि डॉक्यूमेंट्री के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में सांपों की 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। बिल्कुल। तो इतने बड़े कुनबे में इसी को ताज क्यों पहनाया गया? इसके पीछे ना कई वैज्ञानिक और शारीरिक कारण हैं। अब देखिए, उन 3000 प्रजातियों में से लगभग 600 ही जहरीली होती हैं। अच्छा। और उनमें से भी केवल 200 प्रजातियां ऐसी हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। इन 200 खतरनाक सांपों की लिस्ट में किंग कोबरा सबसे लंबा है। इसकी लंबाई 12 से 18 फीट तक हो सकती है। बाप रे, 18 फीट, मतलब एक औसत इंसान की ऊंचाई से 3 गुना ज्यादा। हाँ, और इसका वजन लगभग 6 किलोग्राम तक हो सकता है। लेकिन इसे किंग कहलाने का अधिकार सिर्फ इसके विशाल आकार की वजह से नहीं मिलता है। तो और क्या खास बात है इसमें? अगर इसके सिर को बहुत करीब से देखा जाए ना, तो इसके सिर के पिछले हिस्से पर 11 बड़े स्केल्स होते हैं, जिन्हें हम स्केल्स कहते हैं। स्केल्स? हाँ, ये 11 स्केल्स एक बहुत ही खास तरीके से जुड़े होते हैं, जो मिलकर एक मुकुट या क्राउन जैसी आकृति बनाते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे एवोल्यूशन ने खुद इसे राजा का ताज पहनाया हो। अरे वाह, ये तो हो गई इसके राजा होने की बात। लेकिन इस ट्रांसक्रिप्ट में जो तथ्य सबसे ज्यादा हैरान करता है वो ये है कि ये मुकुट पहनने वाला राजा, ये किंग कोबरा, असल में एक असली कोबरा है ही नहीं। हाँ, ये सुनकर काफी लोग चौंक जाते हैं। मतलब ये तो वैसा ही हुआ ना जैसे किसी देश के राजा को अचानक पता चले कि वो उस देश का असली नागरिक ही नहीं है। अगर ये कोबरा नहीं है तो फिर ये क्या है? ये ना बायोलॉजी का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है जिसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। हम भले ही से किंग कोबरा बुलाते हैं, लेकिन ये ट्रू कोबरा वाले परिवार से नहीं आता है। तो असली कोबरा कौन होते हैं फिर? जो असली कोबरा होते हैं वो एलापिडे परिवार के नाजा जीनस का हिस्सा होते हैं, जैसे कि हमारा इंडियन कोबरा। लेकिन किंग कोबरा उस नाजा जीनस का सदस्य नहीं है। अच्छा, तो ये किस परिवार से आता है? क्योंकि अगर ये असली कोबरा नहीं है तो इसने अपना अलग साम्राज्य कैसे बना लिया? ये उसी बड़े एलापिडे परिवार का हिस्सा तो जरूर है, लेकिन इसका जीनस बिल्कुल अलग है। ये ओफियोफागस जीनस का पूरी दुनिया में इकलौता सदस्य है। ओफियोफागस? हाँ, इसके जैसा इस धरती पर कोई दूसरा सांप नहीं है। अगर इसके वैज्ञानिक नाम ओफियोफैगस हैना को हम डिकोड करें ना, तो इसकी पूरी कहानी समझ आ जाएगी। ओफियोफैगस एक ग्रीक शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है सांप खाने वाला। बाप रे, यानी ये राजा इसलिए है क्योंकि ये बाकी सांपों को ही खा जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसके नाम का दूसरा हिस्सा जो आपने हैना बताया, उसका क्या मतलब है? हैना का मतलब होता है पेड़ों पर रहने वाली परियां। पेड़ों पर रहने वाली परियां? मतलब एक 18 फीट लंबे और सांप खाने वाले जहरीले जीव के लिए ये नाम कुछ ज्यादा ही विपरीत नहीं हो गया? हाँ, थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन ये नाम इसके रहने के तरीके को दर्शाता है। दरअसल इसे पेड़ों की ऊंचाई पर रहना बहुत पसंद है। हालांकि ये पानी के पास, दलदली इलाकों में या रेगिस्तान में भी रह सकता है, लेकिन इसका ज्यादातर समय पेड़ों की घनी डालियों पर बीतता है। और यहाँ एक और दिलचस्प बायोलॉजिकल फैक्ट है जो इसे बाकी सांपों से अलग करता है। वो क्या है? वो है इसका जेंडर डायमॉर्फिज्म। सांपों की दुनिया में आमतौर पर मादा का आकार नर से बड़ा होता है, लेकिन किंग कोबरा के मामले में ये उल्टा है। अच्छा, मतलब नर ज्यादा बड़ा होता है। हाँ,
नर किंग कोबरा आकार में ज्यादा लंबा और भारी होता है। और डॉक्यूमेंट्री में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसका कोई एक तय रंग नहीं होता। मतलब इलाके और पर्यावरण के हिसाब से ये पीला, हरा, भूरा, काला और यहां तक कि लुसिस्टिक यानी पूरी तरह से सफेद रंग का भी हो सकता है। जी बिल्कुल। अब क्योंकि ये सांपों को ही खाता है तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक शिकारी के तौर पर यह काम कैसे करता है। ये एक डायर्नल शिकारी है। मतलब ये दिन के उजाले में शिकार करना पसंद करता है और इसकी सबसे बड़ी ताकत कोई हथियार नहीं बल्कि इसका छलावरण है, जिसे हम कैमोफ्लाज कहते हैं। हाँ, पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती हुई धूप और छांव के बीच इसका शरीर इस तरह से घुल मिल जाता है कि इसे देख पाना लगभग असंभव है। ये पेड़ की ऊंची डाली से भी 100 मीटर दूर से शिकार की हलचल देख सकता है। ये तो समझ आता है कि ये छिपने में माहिर है, लेकिन पेड़ की ऊंचाई से ये शिकार को ढूंढता कैसे? इसके पास तो हमारी तरह सूंघने के लिए नाक नहीं होती ना। मुझे हमेशा लगता था कि सांप हवा को चखते हैं, लेकिन विज्ञान तो कुछ और ही कहता है। विज्ञान के अनुसार ना ये अपने आसपास की दुनिया को एक स्टीरियो स्मेलिंग टेक्निक से समझता है। इसकी जीभ आगे से 2 हिस्सों में बटी होती है, जिसे फॉग्ड टंग कहते हैं। वो जो 2 हिस्सों वाली जीभ होती है। हाँ वही। ये सिर्फ देखने में डरावनी नहीं होती, बल्कि ये एक बेहद सेंसिटिव सेंसर है। जब ये अपनी जीभ बाहर निकालता है तो हवा में मौजूद गंध के कण इसके दोनों हिस्सों पर चिपक जाते हैं। और फिर ये उन कणों का क्या करता है? ये जीभ को वापस मुंह के अंदर ले जाकर ऊपरी हिस्से में मौजूद जैकिप्सन ऑर्गन तक पहुंचाता है। अब यहाँ पर मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। हाँ बताइए। अगर जीभ के दाएं हिस्से पर गंध के कण ज्यादा है और बाएं हिस्से पर कम, तो इस ऑर्गन के जरिए इसके दिमाग को तुरंत सिग्नल मिलता है कि शिकार दाईं तरफ मौजूद है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम इंसान आवाज सुनकर बता सकते हैं कि आवाज किस दिशा से आ रही है। मतलब ये गंध के जरिए दिशा और दूरी का एकदम सटीक पता लगा लेता है। बिल्कुल। ये मैकेनिज्म तो सच में किसी अचूक ट्रैकिंग सिस्टम जैसा है। और जब इसे शिकार मिल जाता है तब इसके दांत कैसे काम करते हैं? क्योंकि सांप अपने शिकार को चबाते तो है नहीं। हाँ, वो चबाते नहीं है। इसके मुंह में आधा इंच लंबे नुकीले दांत होते हैं जिन्हें फैंग्स कहते हैं। ये फैंग्स सिर्फ जहर का इंजेक्शन देने का काम नहीं करते। तो और क्या करते हैं? असल में ये एक रैचेट सिस्टम की तरह काम करते हैं। जब ये शिकार को पकड़ता है तो ये नुकीले दांत शिकार को धीरे धीरे पेट की तरफ धकेलने में मदद करते हैं और ये अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाता है। और क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड जीव है तो इसका मेटाबॉलिज्म तो बहुत धीमा होता होगा। हाँ बिल्कुल। एक बार किसी बड़े शिकार को भरपेट निगलने के बाद इसे अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए बहुत कम ऊर्जा की जरूरत होती है। इसलिए ये महीनों तक बिना कुछ खाए जिंदा रह सकता है। यहाँ पर इस जानकारी को अगर हम इंसानी नजरिए से देखें ना तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। कैसी गलतफहमी? कई लोगों को लगता है कि किंग कोबरा इंसानों को देखते ही हमला कर देता है, लेकिन जो जीव महीनों तक अपनी ऊर्जा बचा सकता है वो बेवजह हमला क्यों करेगा? यही सबसे बड़ा मिथक है। किंग कोबरा स्वभाव से बहुत शर्मीला होता है। अच्छा। हाँ, एक कुशल शिकारी ये बहुत अच्छी तरह जानता है कि बेवजह अपनी ऊर्जा और अपने सबसे बड़े हथियार यानी जहर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इंसान इसके प्राकृतिक भोजन का हिस्सा नहीं है, इसलिए जब ये किसी इंसान की आहट सुनता है तो इसकी पहली कोशिश यही होती है कि ये खामोशी से वहां से निकल जाए। ये बात तो तर्कसंगत है, लेकिन अगर कोई इंसान गलती से इसके बिल्कुल सामने आ जाए तब क्या होगा? क्योंकि तब तो इसके पास भागने का रास्ता नहीं होता। ऐसे में इसका डिफेंस मैकेनिज्म कैसे काम करता है? जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचता और इसे अपनी जान का खतरा महसूस होता है, तब ये अपना वो डरावना रूप दिखाता है जिसे हम सब जानते हैं। ये अपनी गर्दन की पसलियों को फैलाकर एक बड़ा सा हुड बना लेता है, जिसे हम फन कहते हैं। हाँ, फन। असलियों को इस तरह फैलाने का वैज्ञानिक कारण है कि इससे इसका आकार असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक दिखाई देता है। और ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार ये सिर्फ फन ही नहीं फैलाता, ये अपने शरीर के 1/3 हिस्से को जमीन से हवा में उठा देता है। बिल्कुल। मतलब अगर 18 फीट के सांप का 1/3 हिस्सा हवा में हो तो वो 6 फीट ऊंचा हो जाएगा, यानी वो एक औसत इंसान की आंखों के बिल्कुल सामने होगा। और उसी समय ये एक ऐसी आवाज निकालता है जो किसी भी दूसरे सांप की फुफकार से बिल्कुल अलग होती है। अच्छा, तो कैसी आवाज आती है? ये एक बहुत ही अनोखी ध्वनिक विशेषता है। बाकी सांप तेज फुफकार मारते हैं, लेकिन किंग कोबरा के गले की नली में
कुछ ऐसे चेंबर होते हैं जो आवाज को गूंजने देते हैं। इससे जो आवाज निकलती है वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी की होती है। ये बिल्कुल किसी बड़े गुर्राते हुए कुत्ते जैसी सुनाई देती है। गुर्राते हुए कुत्ते जैसी? ये तो किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा लगता है। हाँ, और कम फ्रीक्वेंसी की आवाज हवा में ज्यादा दूर तक जाती है और सुनने वाले को ये एहसास दिलाती है कि सामने वाला जीव बहुत विशाल है। मतलब ये एक बहुत ही शानदार चेतावनी सिस्टम है। फन फैलाना, 6 फीट ऊंचा उठना और कुत्ते की तरह गुर्राना, ये सब हमला करने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए है कि पीछे हट जाओ। लेकिन अगर ये चेतावनी काम ना करे, तब इसका जहर शरीर में किस तरह तबाही मचाता है? तब परिणाम बहुत भयानक होते हैं। इसके जहर में भारी मात्रा में न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। ये समझना जरूरी है कि न्यूरोटॉक्सिन काम कैसे करता है। हाँ, बताइए। हमारे दिमाग और हमारी मांसपेशियों के बीच एक नर्वस सिस्टम होता है जो केमिकल सिग्नल्स के जरिए संवाद करता है। किंग कोबरा का जहर उन सिग्नल्स को बीच में ही ब्लॉक कर देता है। इससे अगर एक उदाहरण से समझे तो ये वैसा ही हुआ जैसे दिमाग और शरीर के बीच की टेलीफोन लाइन काट दी गई हो। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। दिमाग फेफड़ों को आदेश देता रहता है कि सांस लो, लेकिन टेलीफोन लाइन कटने की वजह से फेफड़ों तक वो संदेश कभी पहुंच नहीं पाता। बाप रे। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में तेज दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं और फिर धीरे धीरे पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। और ये सब होने में कितना समय लगता है? डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक जहर की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि महज 30 मिनट के अंदर ऑर्गन फेलियर हो सकता है, इंसान कोमा में जा सकता है और मौत हो सकती है। सिर्फ 30 मिनट में? हाँ, इसका एकमात्र इलाज समय पर एंटीवेनम मिलना है जो उन ब्लॉक हो चुके रिसेप्टर्स को दोबारा खोलता है। एक बहुत ही काम की बात जो इस ट्रांसक्रिप्ट में बताई गई है वो ये कि किंग कोबरा का वार करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ये हमेशा आगे और नीचे की तरफ काटता है। जी। इसका मतलब है कि अगर कभी जंगल में ऐसी स्थिति बन जाए तो सीधे पीछे भागने की बजाय तेजी से किनारे की तरफ हट जाना चाहिए। ये एक छोटी सी जानकारी सच में किसी की जान बचा सकती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वाइवल टिप है। लेकिन अब तक हमने किंग कोबरा को सिर्फ एक शिकारी, एक खौफनाक जीव और एक रक्षक के रूप में ही देखा है। इससे एक सवाल ये उठता है कि क्या इसका जीवन सिर्फ इसी जद्दोजहद तक सीमित है? और यहीं से इसकी कहानी का सबसे खूबसूरत और विज्ञान को हैरान कर देने वाला हिस्सा शुरू होता है, यानी इसकी पारिवारिक जिंदगी। बिल्कुल। एक ऐसा पहलू जो किंग कोबरा को दुनिया के बाकी 3000 सांपों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। हाँ, जनवरी से अप्रैल के बीच इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। इस दौरान नर किंग कोबरा सबसे ज्यादा आक्रामक होता है क्योंकि वो अपने इलाके में किसी भी बाहरी जीव की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अक्सर मोनोगैमस होते हैं, यानी एक सीजन के लिए ये एक ही पार्टनर के प्रति समर्पित रहते हैं। और पार्टनर को खोजने का इनका तरीका भी उस रडार वाले सिस्टम से जुड़ा हुआ है ना? हाँ, जब मादा किंग कोबरा अपनी पुरानी त्वचा उतारती है तो वो हवा में फेरोमोन नाम का एक केमिकल छोड़ती है। नर किंग कोबरा मीलों दूर से अपनी उस 2 हिस्सों वाली जीभ से गंध के कणों को ट्रैक करता हुआ अपनी पार्टनर तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर एक ही मादा तक 2 नर पहुंच जाएं, तब क्या होता है? तब उन दोनों के बीच एक कुश्ती होती है। लेकिन ये कुश्ती वैसी नहीं होती जैसी हम सोच सकते हैं। विकासवाद ने इन्हें ये सिखाया है कि अपनी ही प्रजाति को जहर देकर मारना ऊर्जा की बर्बादी है और प्रजाति के अस्तित्व के लिए खतरा भी है। बिल्कुल, इसलिए वे एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो वे लड़ते कैसे हैं फिर? वे अपने शरीर को एक दूसरे से लपेट लेते हैं और अपने सिर को ऊपर उठाकर एक दूसरे को जमीन पर धकेलने की कोशिश करते हैं। ये शुद्ध रूप से शक्ति का प्रदर्शन है। जो नर दूसरे के सर को जमीन पे टिकाने में कामयाब हो जाता है वो जीत जाता है और उसे मीटिंग का अधिकार मिल जाता है। हारा हुआ नर चुपचाप वहां से चला जाता है। ये तो काफी सभ्य तरीका है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो सच में दिमाग को चकरा देने वाला है। दुनिया भर में सांप अंडे देते हैं, उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, लेकिन किंग कोबरा इकलौती ऐसी प्रजाति है जो अंडे देने के लिए बाकायदा एक घोंसला बनाती है। अब सवाल यह है कि एक जीव जिसके हाथ पैर ही नहीं है वो घोंसला कैसे बना सकता है? ये प्रक्रिया इसके शारीरिक नियंत्रण का एक अद्भुत नमूना है। मादा किंग कोबरा अपने शरीर और पूंछ का इस्तेमाल एक लूप या हुक की तरह करती है। अच्छा। अपने शरीर से उन्हें दबा दबाकर एक बड़ा सा टीला बना लेती है। इस घोंसले में वो 20 से 25 अंडे देती है। और वो सिर्फ अंडे देकर वहां से चली नहीं जाती, अगले 2 महीनों तक वो उस घोंसले के ऊपर कुंडली मारकर बैठती है। बिल्कुल। ये कोई सामान्य पहरेदारी नहीं है,
वो ये सुनिश्चित करती है कि पत्तियों के सड़ने से जो कंपोस्ट वाली गर्मी पैदा हो रही है वो अंडों को सेने के लिए बिल्कुल सही तापमान पर रहे। अगर तापमान बढ़ता है तो वो पत्तियों को हटा देती है और कम होता है तो और पत्तियां जमा कर देती है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नर किंग कोबरा की भूमिका भी कम हैरान करने वाली नहीं है। वो क्या करता है? वो एक बहुत ही कमिटेड पिता की तरह उस पूरे इलाके की सुरक्षा करता है। वो लगातार गश्त लगाता है ताकि कोई भी शिकारी उनके घोंसले के करीब ना आ सके। मतलब ये तो बायोलॉजिकल रूप से एक बहुत ही अनोखी पार्टनरशिप है। दो खतरनाक जीव मिलकर अपना घर बनाते हैं, एक इंक्यूबेटर तैयार करते हैं और मिलकर सुरक्षा करते हैं। ये तो किसी पावर कपल की तरह हो गया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो विज्ञान के लिए ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। सांपों को हम ठंडे खून वाला जीव मानते हैं, कोल्ड ब्लडेड। हाँ, उनमें इस तरह की केयरिंग भावना और बच्चों के लिए घोंसला बनाना इवोल्यूशन का एक अद्भुत चमत्कार है। और जब 50 से 80 दिन की इस कड़ी मेहनत के बाद अंडों से बच्चे बाहर आते हैं, जिन्हें हैचलिंग्स कहते हैं, तो वे 12 से 29 इंच लंबे होते हैं। और यहाँ पर एक और भ्रम टूटता है। कई बार लोगों को लगता है कि छोटे सांप हैं तो जहर कम होगा। हाँ, ये लोग अक्सर सोचते हैं। लेकिन ये छोटे बच्चे जन्म से ही पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं और इनमें एक अडल्ट किंग कोबरा जितना ही और उतना ही खतरनाक जहर होता है। ये अंडे से निकलते ही अपना शिकार खुद कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रकृति का एक अटल नियम है, जो शिकारी है वो किसी न किसी दिन किसी और का शिकार भी होता है। इतने शक्तिशाली, इतने जहरीले और इतने समझदार होने के बावजूद किंग कोबरा के भी कुछ प्राकृतिक दुश्मन जंगल में मौजूद हैं। जैसे कि नेवला। नेवला आकार में बहुत छोटा होता है लेकिन वो बहुत फुर्तीला और चालाक होता है। हाँ, नेवले की ताकत उसकी फुर्ती और उसके फर का मोटा कोट है। इसके अलावा उसे किंग कोबरा के जहर से थोड़ा प्राकृतिक प्रतिरोध भी मिला होता है। अच्छा। जब किंग कोबरा वार करने के लिए अपनी भारी भरकम लंबाई को आगे फेंकता है तो नेवला आसानी से उस वार को चकमा दे देता है और इससे पहले कि कोबरा दोबारा संभले, नेवला अपनी मजबूत पकड़ से उसकी खोपड़ी तोड़ देता है। इसके अलावा जंगल में हनी बैजर भी होता है जो अपने निडर स्वभाव के लिए जाना जाता है। उस पर भी जहर का खास असर नहीं होता। बिल्कुल। और आसमान से हमला करने वाली सेक्रेटरी बर्ड भी है जो इसे अपने पंजों से जमीन पर तब तक पटकती है या आसमान से नीचे गिराती है जब तक कि ये मर न जाए। इन प्राकृतिक शिकारियों के होने के बावजूद एक किंग कोबरा जंगल में 20 साल तक जी सकता है, बशर्ते उसे उसका सबसे बड़ा दुश्मन ना मिले। और वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हम इंसान हैं। जी हाँ। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हम इसके घरों को यानी जंगलों को काट रहे हैं। इसके अलावा चमड़े के लिए इसका शिकार किया जाता है, भोजन के लिए, और इलीगल पेट मार्केट में इसे बेचा जाता है। और सपेरों द्वारा इसके दांत तोड़कर इसे क्रूर नुमाइश का हिस्सा बनाया जाता है। इन्हीं सब कारणों से IUCN ने किंग कोबरा को वल्नरेबल श्रेणी में डाल दिया है। मतलब ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर है। ये स्थिति इसलिए भी दुखद है क्योंकि सांस्कृतिक रूप से भारत में इस जीव का बहुत महत्व है। हाँ, हमारी पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र है। बिल्कुल। भगवान विष्णु जिस शेषनाग पर विराजमान है या भगवान शिव के गले में जो नाग है उसे किंग कोबरा ही माना जाता है। इसे भारत का राष्ट्रीय सरीसृप यानी नेशनल रेप्टाइल होने का गौरव प्राप्त है। हालांकि इसके इर्द गिर्द कई मिथक भी हैं, जैसे कि ये मारने वाले की तस्वीर अपनी आंखों में कैद कर लेता है। विज्ञान इसे पूरी तरह से खारिज कर चुका है। लेकिन फिर भी हम एक तरफ इसकी पूजा करते हैं और दूसरी तरफ अनजाने में इसे खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर यह विडंबना समझना बहुत जरूरी है कि इंसानों के लिए इस जीव का जिंदा रहना क्यों जरूरी है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। इकोसिस्टम एक बहुत ही नाजुक श्रृंखला है और किंग कोबरा उस श्रृंखला की सबसे ऊपरी कड़ी में से एक है। ये जीव बड़ी संख्या में चूहों और गिलहरियों को खाता है जो इंसानों की फसलों को बड़े पैमाने पर तबाह कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, जैसा कि हमने पहले जाना, इसका नाम ही है सांप खाने वाला। बिल्कुल। मतलब अगर किसी इलाके में किंग कोबरा मौजूद है तो वहां पर रसल वाइपर या क्रेट जैसे दूसरे खतरनाक सांप नहीं होंगे। और आंकड़े बताते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा इंसानों की जान इन्हीं छोटे सांपों के काटने से जाती है। एक तरह से किंग कोबरा हमारे लिए एक इनबिल्ट पेस्ट कंट्रोल का काम करता है। इसका जंगल में होना और आसपास के सांपों की आबादी को कंट्रोल में रखना हमारी खुद की खाद्य सुरक्षा और हमारी जान बचाने से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। शायद इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता है।
ताकि ये संदेश फैलाया जा सके कि हर जीव की इस धरती पर एक अहम भूमिका है। बिल्कुल, प्रकृति में कोई भी चीज बेवजह नहीं है। अगर किंग कोबरा खत्म हो गए तो उन जीवों की आबादी बेतहाशा बढ़ जाएगी जिनका ये शिकार करता है, और इसका सीधा खामियाजा अंततः इंसानों को ही भुगतना पड़ेगा। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने आज क्या देखा? किंग कोबरा की वो पुरानी खौफनाक छवि टूटती हुई नजर आती है। हाँ, ये सिर्फ एक किलिंग मशीन नहीं है, ये पेड़ों पर रहने वाला एक ऐसा शर्मीला जीव है जो ऊर्जा बचाने के विज्ञान को समझता है। ये अपनी प्रजाति को बचाने के लिए कुश्ती के नियम बनाता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा सांप है जो पत्तों को इकट्ठा कर एक इंक्यूबेटर बनाता है और महीनों तक भूखा रहकर एक समर्पित माता पिता की तरह अपने बच्चों की रक्षा करता है। और अंततः ये प्रकृति का एक ऐसा राजा है जो असल में हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखकर हमारी ही रक्षा कर रहा है। जी, ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। हमने जाना कि ये सांप अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है, पत्तियों की गर्मी से तापमान को नियंत्रित करता है और एक पूरे सीजन के लिए एक ही पार्टनर के प्रति वफादार रहता है। जी, हम इन्हें अक्सर ठंडे खून वाले जीव कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन ऐसे जटिल और इतने समझदारी भरे व्यवहार को देखकर ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इन जीवों के पास कोई ऐसी गहरी बुद्धिमत्ता या याददाश्त है जिसे विज्ञान अभी तक पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है। ये तो है। अगर ये सिर्फ एक जैविक मशीन की तरह काम करते हैं तो इनमें इतनी समझदारी, एक घर बनाने की इतनी केयरिंग भावना आखिर कहां से आती है? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। शायद अगली बार जब सूखे पत्तों पर सरसराहट की आवाज आए तो सिर्फ वो 20 इंसानों की जान लेने वाली डरावनी छवि याद ना आए, बल्कि एक घोंसले की रखवाली करते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए एक राजा की तस्वीर भी दिमाग में उभरे। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। प्रकृति के इन रहस्यों पर सवाल उठाने और विज्ञान को समझने की ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए।